हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू स्टडी टीचर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टीचर चैनल में। मेरा नाम राधे ज्योति है और मैं यहाँ आपको लोगों को यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। सो पेपर 1 यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जा रहा है। फ्री क्लासेस है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किए जाते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो रेगुलर क्लासेस जो है वो डेली जो है 8 बजे हो रही है, तो शाम को 8 बजे आप डेली लाइव क्लासेस को जो है अटेंड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स यहाँ पर जो है आप लोगों को करवाया जा रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके जो है टेलीग्राम का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाया जा रहा है, तो हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यहाँ पे क्लासेस मैं दे ही रही हूँ आपको। प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग जो है गोल्डन इरा का बैच अटेंड कर सकते हैं। वहां पर मैंने सारी क्लासेस कंप्लीट करवाई है। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा कवर अप हो चुका है। मैराथन करवा चुकी हूँ, एमसीक्यू सीरीज उसकी करवा चुकी हूँ। अब हमारा जो यूनिट चल रही है दैट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण, संचार का जो टॉपिक हमारा जो है यूनिट जो है वो हमारी चल रही है। उसी में अब हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। राधे ज्योति नाम से फेसबुक आईडी है, स्टडी टीचर का लोगो लगा हुआ है, तो आप आराम से मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पर हम लोग यूनिट 4 कर चुके हैं और हमारे सिलेबस पे अगर मैं फोकस करूँ तो हम कम्युनिकेशन कर चुके हैं। मीनिंग मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से करवा चुकी हूँ। टाइप्स आप लोगों को मैं पढ़वा चुकी हूँ। टाइप्स के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। आज हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन से प्रकार आते हैं वो सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल वाले और इंटरकल्चर ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये आज सारा पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारा आज पार्ट हम करने वाले हैं और वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमें ये पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करना है कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी थी और ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस जो है वो कवर अप हो चुकी है। आज हमारी 3rd क्लास है। यस, कल यहाँ तक मैं आपको पूरा करवा चुकी थी। डायग्नोज यहाँ पे, यस, यहाँ तक आपकी क्लास हो गई थी। अब यहाँ से आपकी कम्युनिकेशन संप्रेषण की 3rd क्लास जो है शुरू हो जाती है, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी विशेषताओं को ध्यान में रखना पड़ता है हमें संप्रेषण करते समय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो भी इसकी विशेषता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज के अंदर क्या आ जाती है, इट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 पीपल। यहाँ पर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम संप्रेषण करते हैं या संचार करते हैं, तब क्या होता है, तब 2 लोगों का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं 2 पर्सन, एक जो बातचीत कर रहा है या अपना जो एक सेंडर होता है वो एक आता है और एक दूसरा आ जाता है रिसीवर। तो यहाँ पे 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन करेंगे तो 2 लोगों के बीच में ही वार्तालाप होगी ना, तो 2 लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये इसकी पहली विशेषता बताया गया है कि कम से कम जो है 2 व्यक्ति तो शामिल होने ही चाहिए एक कम्युनिकेशन में। पहली विशेषता ये है उसकी। आगे चलते हैं। दूसरा क्या कहता है कि द मैसेज इज अ मस्ट। यहाँ पर जो संदेश होता है वो जरूरी है। देखिए, अगर आपने किसी व्यक्ति से बातचीत करनी है या आपने किसी से कोई कुछ कहना है तो उसके लिए कोई ना कोई तो मैसेज होगा ही ना। कोई ना कोई चीज तो आप बताओगे। वो कोई भी मैसेज हो सकता है, वो कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो कोई आइडिया हो सकता है, वो कोई जो है किसी टॉपिक के प्रति आप कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो, वो कोई भी बातचीत हो सकती है। शायद आप हालचाल पूछने के लिए मैसेज कर रहे हो, तो आपके पास कोई ना कोई मैसेज जरूर होना चाहिए। संदेश यहाँ पर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करनी है तो संदेश वहां पर जरूरी होगा। सो द मैसेज इज अ मस्ट। मैसेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
वो कोई स्पीच भी हो सकती है, लेटर ऑफ स्पीच हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है या सजेशन हो सकता है, कुछ भी किसी भी प्रकार का आप मैसेज जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब आपको बातचीत करनी है तो आपके पास आपका कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई मैसेज तो होगा ही, ठीक है, जो आप यहाँ पर कन्वे करना चाहते हो। तीसरी बात क्या कहता है, तीसरी बात कहता है कम्युनिकेशन में बी रिटर्न। कम्युनिकेशन जो है जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बोलकर ही करो, कम्युनिकेशन सिर्फ रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब कोई लिखित पर्चा आपके पास आ गया, कोई ऑर्डर आ गया, कोई ईमेल में आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो कुछ लिखित रूप में भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। और ऑरल फॉर्म में भी आ सकता है, मतलब मौखिक रूप से भी कोई आपसे बात कर सकता है, ठीक है। और जेस्चरल, जेस्चरल का मतलब इशारों में भी कोई सांकेतिक रूप से भी आपको कोई चीज बता सकता है, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, संप्रेषण कर सकते हो। कल मैंने आपको अलग अलग टाइप्स पढ़ाए थे ना, कि कम्युनिकेशन करते समय हम अलग अलग तरीके से, वर्बल तरीके से, नॉन वर्बल तरीके से, और भी मतलब बहुत प्रकार से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप रिटर्न, ऑरल और जेस्चर किसी भी तरीके से, सांकेतिक रूप से भी आप संप्रेषण जो है एक दूसरे से कर सकते हो, ठीक है। आगे आ जाता है नेक्स्ट पार्ट आपका, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो, प्रभावी बनाना चाहते हो, तो एक प्रभावी कम्युनिकेशन कब होगा, जब वो दो वे होगा, टू वे होगा। मान लीजिए आपने कुछ बोला, आपको आगे से कुछ फीडबैक ही नहीं मिला, आपको कोई उत्तर ही नहीं मिला, तो वो जो कम्युनिकेशन होगी ना, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी। इफेक्टिव के लिए फीडबैक भी लेना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर टू वे कहा गया है, कि मतलब अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है तो आगे से आपको उसका उत्तर भी मिलेगा, तो वो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी या संप्रेषण होगा, वो आपका यहाँ पे टू वे प्रोसेस कहलाएगा। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी वही होती है जहां पर आपको तुरंत इमीडिएट जो है उसका फीडबैक मिल जाता है, प्रतिक्रिया मिल जाती है। मेरी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ये एक दो तरफा जो है प्रक्रिया होती है, जहां पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और फिर वो रिसीवर एज अ सेंडर बनकर मैसेज सेंड करता है, और फिर जो सेंडर होता है वो रिसीवर हो जाता है, वो उसकी बात को ग्रहण करता है, फीडबैक लेता है उसका, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 पॉइंट होगी, 4 विशेषता मैंने आपको बता दी। अब पांचवी विशेषता क्या है, इट्स अ प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। यहाँ पर रिस्पॉन्स बड़ा मायने लगता है, देखिए जाहिर सी बात है, वही बात आ गई, रिस्पॉन्स मीन्स यहाँ पर फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फीडबैक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रतिक्रिया हिंदी में है यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपने कुछ पूछा है तो उसका आप चाहते हो कि यार आपको उत्तर मिले, उसका फीडबैक, तो यहाँ पर जो फीडबैक जो लेना होता है ना, वो आपका एक प्राइमरी पर्पस बन जाता है। क्या बन जाता है, एक प्राइमरी पर्पस बन जाता है आपका, फीडबैक लेना, रिस्पॉन्स लेना अगले व्यक्ति से, ठीक है। क्योंकि दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही, तो जाहिर सी बात है फीडबैक लेना आपका एक प्राइमरी पर्पस बन जाएगा। प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू मोटिवेट रिस्पॉन्स, यहाँ पर आप मोटिवेट करते हो, उसके ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करते हो ताकि वो उसका रिस्पॉन्स करे। देयर इज नो डाउट दैट मोटिवेशन कम फ्रॉम विद इन एंड कम्युनिकेट कैन बी मोटिवेट पीपल बाय द गुड ड्राफ्टिंग ऑफ द मैसेज, प्रॉपर टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। देखिए बिल्कुल, जैसे कोई व्यक्ति ने आपको अभी कोई मैसेज किया और उसका काफी देर बाद जो है रिप्लाई आता है, बहुत देर बाद आता है, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रह जाती। इफेक्टिव प्रभावी कम्युनिकेशन कब होगी, जब आपने बोला उसे और उसने तुरंत उसका रिस्पॉन्स कर दिया। सो यहाँ पर एक प्राइमरी पर्पस क्या रह जाता है, एक प्राइमरी पर्पस की विशेषता यहाँ पर क्या रह जाती है, कि वो रिस्पॉन्स लेना चाहता है, फीडबैक लेना चाहता है अगले व्यक्ति से, ठीक है। तो यहाँ पे फीडबैक बड़ा मायने लगता है। हिंदी वालों के लिए यहाँ पे हिंदी में भी है, कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। यहाँ पर आप जो संप्रेषण करते हैं, वो संप्रेषण आपका फॉर्मल भी हो सकता है, मतलब मौखिक भी हो सकता है, सॉरी औपचारिक भी हो सकता है, और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक भी हो सकता है। मतलब औपचारिक रूप से भी आप कर सकते हो, बिल्कुल जैसे एक सही तरीके से ईमेल भेजना, बिल्कुल ढंग से किसी ऊपर वाले पद पे बैठे हुए डायरेक्टर को आप मैसेज कर रहे हो, तो बिल्कुल एक अच्छी तहजीब, एक शब्दावली का एक अच्छा प्रयोग आप वहां पर करने वाले हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, फॉर्मल कहलाता है। इनफॉर्मल में तो आप अपने जैसे फ्रेंड से बात करते हो या अपने फैमिली से बात करते हो, तो आप किसी भी तरीके से किसी भी वे में बोल सकते हो, तो वो आपका इनफॉर्मल वे हो जाता है। तो कम्युनिकेशन आपका फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है, मतलब औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है, ठीक है।
आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है क्या कहता है, 7 पॉइंट कहता है इट फॉलोव्स अप एंड डाउन। इसमें जब कम्युनिकेशन करते हो, जब संप्रेषण करते हो, जब संचार होता है, तो क्या होता है गाइस, यहाँ पर आप अप भी संप्रेषण कर सकते हो, आप डाउन भी संप्रेषण कर सकते हो। मैंने पढ़ाया था ना आपको, वर्टिकली और हॉरिजेंटल पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो आप मतलब यहाँ पर अपवर्ड भी जो है कम्युनिकेशन कर सकते हो, कि अगर कोई नीचे लेवल पे, नीचे पद पर कोई व्यक्ति है, उसे अपनी बात को पहुंचाना है, तो वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सुव्यवस्थित तरीके से चलेगा। अपने से ऊपर वाले को बोलेगा, उसका ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को बोलेगा, उससे ऊपर वाला ऊपर अपना सीएओ को बोलेगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेगा। और ये डाउनवर्ड भी होता है, मतलब अगर सीईओ को अपनी बात को कहना है, या किसी रूल्स को नीचे वाले लोगों को बताना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। अपने ऊपर से नीचे वाले पद वाले को बोलेगा, उससे जो नीचे जो है, उससे नीचे जो पद पे होंगे उनको बोलेगा, फिर वो वाले जो है सबसे नीचे वाले पद को बोलेंगे। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, पास हो रही है एक से दूसरे व्यक्ति की ओर। तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जो है संप्रेषण कर सकते हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन में भी संप्रेषण कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑल्सो फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब यहाँ पर आप साइड टू साइड मीन्स यहाँ पर आप लिटरल भी चल सकते हो, हॉरिजेंटल भी आप चल सकते हो। वर्टिकली तो चल ही रहे हो, बट हॉरिजेंटल भी आप कर सकते हो, जो कि अपने सहपाठियों के साथ आप शेयरिंग करते हो। अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, वो आप ही के सर्कल के, अगर आप टीचर हो तो एज अ टीचर आपके साथ सारे के सारे, तो आप उनसे भी अपने कन्वर्सेशन कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, संप्रेषण कर सकते हो अपने साथ वालों के साथ। सो आप साइड टू साइड भी यहाँ पे संप्रेषण करते हो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब 8 पॉइंट है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। यहां पर आप क्या करते हो, अपने जो भी आपका विचार है, या जो भी आपका आप सोचते हो, उन सभी को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान का यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो। तो जब आप अपनी आंतरिक चीजों का आदान प्रदान करते हो, इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, इंटरनल, अंदर। आप आंतरिक चीजों का जब अपनी चीजों का मतलब जो आप सोचते हो, अपनी थिंकिंग का, है ना, अपनी भावना, आपकी जो फीलिंग है, सैड फीलिंग है, स्माइलिंग फीलिंग है, जैसी भी आपकी फीलिंग है, आप जब उनका जो है यहाँ पर जो है आदान प्रदान करते हो, किसी के साथ शेयरिंग करते हो, विचारों की शेयरिंग करते हो, अपने ज्ञान, आप जो आपको नॉलेज है, आप उसको किसी और के साथ बांटते हो, किसी और के साथ शेयर करते हो, तो ये क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। किसका, संप्रेक्षण का। तो संप्रेक्षण में इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, यहाँ पे आप अपनी जो है भावनाओं, विचारों, ज्ञान का आदान प्रदान करते हो, और इंटीग्रल रूप से करते हो, मतलब आंतरिक रूप से करते हो। समझ आ गया। तो ये आपके 8 जो है विशेषता मैंने बता दी। तो आई होप आपको ये 8 विशेषता समझ में आ गई होगी। आगे अगर हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है C7 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो 7 CS है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो इसको आप थोड़ा समझेंगे अच्छी तरीके से। 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन चेकलिस्ट। देखिए चेकलिस्ट क्या है, ये चेकलिस्ट है, ये आपके 7 CS है, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या आता है। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइन होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये 7 CS आपको बता रखे। इसमें से प्रश्न किस तरीके से आता है, प्रश्न इसमें इस तरीके से आता है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या 5, अब आजकल तो 5 भी ऑप्शन आने लगे, ई का भी ऑप्शन आने लग गया है। सो इस तरीके से आपको 4 या 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा है जो CS इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। समझ आया। तो इसमें जब आपको पता होगा कि उसके पार्ट है कौन कौन से, 7 है कौन कौन से, तभी तो आप जो है बता पाओगे कि कौन सा पार्ट उसका नहीं है। समझ आ गया। इसीलिए अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा बारीकी से इसको समझ लेते हैं। क्लियर, क्लियर का मतलब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, मतलब एक प्रभावी जो संचार करते हैं, या प्रभावी जो संप्रेषण किया जाता है, उसमें ये 7 CS होने चाहिए। पहली चीज, क्लियर होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए मतलब यहां पर
ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेक ऑब्जेक्टिव क्लियर, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका उद्देश्य है, ठीक है, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अवॉइड कॉम्प्लेक्स वर्ड, यहां पर आप कॉम्प्लेक्स वर्ड जो बिल्कुल कठिन शब्द होते हैं, जटिल शब्द होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग आप कम से कम करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो शब्द सबके लिए फैमिलियर हो, जिनके बारे में जो सुनने वाला व्यक्ति है उसे भी मालूम हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसी शब्दावली का प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो आप समझाना चाहते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो, आपका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, एंड अवॉइड करना चाहिए कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन और जटिल शब्दों का, ठीक है, उसको बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद कंसाइज होना चाहिए, बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए, कीप इट क्लियर एंड टू पॉइंट, बिल्कुल जो बिल्कुल कंसाइन का मतलब क्या होता है, कंसाइन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को समराइज करके बता रहे हो। समराइज, जैसे कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ को जब मैं बोलूंगी कि बिल्कुल समराइज करो, तो आप क्या करोगे, समरी बना दोगे, बिल्कुल छोटे से रूप में आप उस स्टोरी को बिल्कुल मुझे क्लियर कर दोगे। बिल्कुल उसी तरीके से जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका उद्देश्य है, अगर आप उसे दो शब्दों में बोल सकते हो या दो सेंटेंस में बोल सकते हो, दो पंक्तियों में बोल सकते हो, तो आप उसे दो पंक्तियों में ही बोलकर खत्म कीजिए। बिल्कुल जितना ज्यादा छोटा होगा और उतना ही ज्यादा प्रभावी भी होगा, मतलब आपकी दो पंक्तियों से ही मुझे पूरी बात आपकी समझ में आ जाए, ऐसा आपका जो है संप्रेक्षण होना चाहिए, कंसाइन होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। समराइज या मैं कहूं कि बिल्कुल शॉर्टकट, कट शॉर्ट में होना चाहिए, बिल्कुल आपका कंसाइन होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट में बता दीजिए या शॉर्टकट में भी बताइए, बट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्क्रीट होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्क्रीट मतलब होता है स्पष्टता होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। देखिए पेन कॉपी लेकर बैठिए, मैं बार बार बोलती हूँ, मेरी क्लास जब भी चलती है पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट करते जाइए, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। बाकी तो आपके हाथों में है, और बिल्कुल मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ा सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ। करना ना करना वो आपके हाथों में, अगर आपको करना होगा तो आप कर दोगे, अगर नहीं करना होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। सो कॉन्क्रीट होना चाहिए, मतलब स्पष्टता होनी चाहिए। बी स्पेसिफिक नॉट वर्गियो, यहाँ पर आप बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए, बिल्कुल सही शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। यूज फैक्ट एंड फिगर, यहाँ पर आप फैक्ट और फिगर का यूज करोगे, सपोर्ट योर मैसेज, अपने मैसेज को बिल्कुल क्लियर स्पष्टता से बताने के लिए। कभी कभी क्या होता है, अपनी चीजों को आप स्पष्टता से बताने के लिए फिगर चीज का यूज करते हो या फैक्ट चीजों का यूज करते हो, ताकि आप उस चीज को अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से बता सको, ठीक है। तो वही यहाँ पे कॉन्क्रीट की बात की है, स्पष्टता की बात की है। करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए सही होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, जो भी आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ट्राई टू अवॉइड टाइपोज, यहाँ पर आप बिल्कुल फालतू की जो टाइपिंग करना या फालतू की चीजें जो यहाँ पे करना, वो यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। फालतू की चीजें नहीं बोलनी चाहिए, बिल्कुल वो बोलनी चाहिए जो बिल्कुल सही भी हो। फैक्टफुल बात करनी चाहिए, फिगर टू बात करनी चाहिए, राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, सही लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, और सही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 2 into 2 क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर 2 into 2 4 ही होगा। आप उसको इस तरीके से नहीं कर सकते कि 2 into 2 6 होगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट बात नहीं करनी, बिल्कुल करेक्ट ही बात करनी है, और सही तरीके से सही लफ्जों में यूज करना है। उसके बाद कोहेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आप किसी भी चीज को यूज करोगे तो एक सिस्टमैटिक वे का यूज होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ही आप यहाँ पर चलोगे, सुव्यवस्थित तरीके से चलोगे या सुसंगत तरीके से यहाँ पर आप चलोगे। डज योर मैसेज मेक सेंस, आप जो भी बात कह रहे हो, आपने कोई सेंटेंस लिखा है, वो सेंटेंस आपने किया होगा ना हिंदी में, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखे, है ना। तो बिल्कुल आपने कोई सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करके लिखा है, तो आपको उल्टा पुल्टा करके नहीं लिखना, उसको एक सीरीज में लिखना है, एक सिस्टमैटिक वे से लिखना है, कि अगर आपने बोलना है तो आप ऐसे बोलोगे कि आप कैसे हो, कैसे हो आप, इस तरीके से आप उल्टे वे में नहीं चलोगे। तो बिल्कुल कोहेरेंट होना चाहिए, मींस बिल्कुल सुसंगत तरीके से आप उसका यूज करेंगे। डज द मैसेज मेक सेंस होनी चाहिए। इंश्योर इट इज फॉलो लॉजिकली, लॉजिकली फॉलो करता हो। अवॉइड कवरिंग टू मच, ज्यादा उसको कवरिंग करने की जरूरत नहीं है। सो कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट आपका जो है, जो भी आप संप्रेक्षण कर रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए आपने बोला अरे और बस
छोड़ के चले गए, पूरी बात भी नहीं आपने की, तो पूरा बताना है आपने, अरे ऐसे ऐसे आज तो बारिश हो रही है, या मतलब कंप्लीट करना है, सेंटेंस को अधूरा नहीं रखना। सो डज द मैसेज कंटेन एवरीथिंग इट नीड्स टू, जिस भी चीज की उसको जरूरत है उस सेंटेंस को कंप्लीट करो, इंक्लूडिंग कॉल टू एक्शन। ठीक है, बिल्कुल आप उस पे पूरा एक्शन करेंगे, किसी चीज को पूरी तरीके से उसको कंप्लीट सही तरीके से बताएंगे। उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका कॉटियस। कॉटियस का मीन्स आप बिल्कुल जो है काटियस होने चाहिए, बिल्कुल विनर्व, बिल्कुल पोलाइट होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आप लिख लीजिए विनर्म होता है। ठीक है, तो बिल्कुल विनर्म होना चाहिए आपको, बिल्कुल पोलाइटली आपको होना चाहिए। सो बीइंग पोलाइट बिल्ड्स द गुड विल एंड इंश्योर मैसेज अ टैक्टफुल। बिल्कुल आपका जो मैसेज होगा वो बिल्कुल टैक्टफुल होगा अगर आप बिल्कुल सही तरीके से विनर्म तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये 7 CS मैंने बता दिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैंने बता दिए, तो आपको पता होना चाहिए 7 CS में आपका क्लियर, कंसाइन, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कार्टियस होना चाहिए। तो ये 7 CS आपकी जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी संप्रेषण होता है, उसको इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अब जरा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। इंटरकल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, इन चारों को आप हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। इंटरकल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर आप क्या जैसे सबका कल्चर अपना अलग अलग होता है, यस, सबकी संस्कृति अलग अलग होती है। तो अंतर संस्कृति संचार, जब हम किसी अंतर संस्कृति संचार की बात करते हैं, संप्रेषण करते हैं किसी को, तो सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग है। बंगाल में जाओगे तो बंगाली लैंग्वेज मिलेगी, गढ़वाल में जाओगे तो गढ़वाली लैंग्वेज मिलेगी, यस। आप कहीं और जाओगे, किसी और एरिया में, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी लैंग्वेज मिलेगी। सो आप अलग अलग जब प्लेस में जाते हो तो आपको वहां की लैंग्वेज जो है मिलती है। हरियाणा में जाओगे हरियाणा वाली लैंग्वेज मिलेगी। सो यहाँ पर जब आप दूसरे लैंग्वेज वालों के साथ क्या करते हो, टॉक करते हो, संचार करते हो, तो उसे आप क्या कहते हो, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहते हो। ठीक है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट कल्चर, जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है ना हमारे पास अलग अलग टाइप के बच्चे आ जाते हैं, तो वो हिंदी बोलते तो उनकी प्रॉपरली हिंदी बोल नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि वो अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, और वो अपनी जो लैंग्वेज है उनको अपनी लैंग्वेज अच्छी तरीके से आती है, तो उनको हिंदी वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली बोल नहीं पाते। या खाने की बात करूँ तो खाने का सबका अलग अलग होता है, साउथ का फूड अलग होता है, ठीक है, नॉर्थ का फूड अलग होता है। तो बिल्कुल सब अलग अलग सिस्टम, अलग अलग कल्चर है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर संचार हम करते हैं या संप्रेषण हम आपस में करते हैं। यहाँ पे इंटरकल्चर कम्युनिकेशन सिंबॉलिक भी होता है, मतलब सिंबॉलिक, सिंबल तरीके, प्रतीकात्मक भी होता है, प्रतीकों के थ्रू भी हम यहाँ पर बात करते हैं। इंटरप्रिएटिव होता है, मतलब व्याख्या करके, या ट्रांसलेक्शनल होता है, या कंटेक्चुअल होता है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होता है। यहाँ पर पीपल टू डिफरेंट कल्चर क्रिएट अ शेयर मीनिंग, यहाँ पर वो अपने अपने मीनिंग शेयर करते हैं। कभी आप किसी शब्द का मीनिंग उनके लिए कुछ और हो सकता है और हमारे लिए उस शब्द का मीनिंग कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो सबका कल्चर अलग अलग है, इसलिए शब्दों का अर्थ भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसे आप इंटरकल्चर कम्युनिकेशन कहते हो। सो वन वे ऑफ व्यूइंग इंटरएक्चुअल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन दैट अनफोल्ड द सिंबॉलिक इंटरएक्चुअल स्पेसेस। तो यहाँ पर इसी वजह से जो है बिल्कुल इंटरकल्चरल स्पेसेस जो है हमको देखने को मिलते हैं, वो सिंबॉलिक तरीके से भी होता है, इंटरप्रिटेशन की तरीके से, अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट मेनली यही है कि कल्चर अलग अलग होने की वजह से हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पर आप सबको, अब अगर हमें कोई शब्द का प्रयोग करना है, अगर हमें बोलना है किसी को हेलो, यस, हेलो बोलना है, तो अब हम लोग तो सिर्फ हेलो बोल देते हैं, इंडिया में हेलो बोल देते हैं, बट कहीं होगा जहां पर जो है हाय बोलते होंगे, कहीं पे होला बोलते होंगे, कहीं पे हैज बोलते होंगे, कहीं पे ये बोलते होंगे, कहीं पे सोल्यूट बोलते होंगे। ठीक है, तो सब हेलो शब्द को अलग अलग तरीके से, अलग अलग कल्चर है तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से उसको डेनोट करते होंगे, अलग अलग तरीके से बोलते होंगे, उसको आप कहोगे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। नहीं तो और भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सभी अलग अलग कैटेगरी में, कोई हिंदू होगा यहाँ पर, ठीक है, कोई यहाँ पे मोमडन होगा, मुस्लिम होगा, ठीक है, कोई यहाँ पे जो है सिख होगा, ठीक है, कोई यहाँ पर अलग क्रिश्चियन होंगे,
तो बिल्कुल अलग अलग कम्युनिटी के यहाँ पर लोग आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे से जब बात करेंगे तो उनकी टोन या उनकी बातचीत में एक उनकी जो कम्युनिकेशन होगा उसमें उनका प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो ये आप जब दूसरे व्यक्ति से बात करते हो जो आपके कल्चर का नहीं है, वो जब कन्वर्सेशन की जाती है, उसके साथ जब कन्वर्सेशन की जाती है, दैट इज इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। ओके, आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। ओके, हिंदी वालों के लिए भी है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? ग्रुप कम्युनिकेशन इट कैन बी अमंग अ स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप। ये आपके छोटे ग्रुप में भी होता है और लार्ज ग्रुप में भी होता है। छोटे ग्रुप में आपके जो है 6 to 10 के करीब आपके जो है लोग आ जाएंगे, या 6 to 8 के करीब आपके लोग आ जाएंगे, जहां पर जो छोटे रूप में कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण जो संचार हो रहा है या बात की जा रही है, वार्तालाप हो रही है, वो आपके छोटे उसमें हो जाता है, 6-7 लोगों के बीच में हो जाती है, वो आपकी ग्रुप कम्युनिकेशन के स्मॉल ग्रुप में आ जाता है। लार्ज कम्युनिकेशन में ज्यादा लोग आ जाते हैं, ठीक है, जहां पर ज्यादा लोग होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन ये आया था कि जो क्लासरूम होता है, ठीक है, क्लासरूम होता है, इसका क्वेश्चन आया था कि जो क्लासरूम होता है वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, मतलब क्लासरूम किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपल से सही तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे होते हैं, 30 to 40 बच्चे एक क्लास में होते हैं, तो उस तरीके का जो कम्युनिकेशन किया जाता है, या वहां पर टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। वहां पर ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, वहां पर टीचर पढ़ाता है और बच्चे जो है फीडबैक भी देते हैं और फिर टीचर उनसे पूछता है। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर किया जाता है। तो ये प्रश्न आया भी है, तो यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल क्लब और क्लासरूम जो है इन विच ऑल इंडिविजुअल रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। वहां पर सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वहां पर उन सबके साथ वार्तालाप की जाती है और वो एक ग्रुप कम्युनिकेशन में होता है, ठीक है, समूह संचार जो से कहा जाता है। आगे आ जाता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं जन संचार, ठीक है, जन संचार। जैसे कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करते हैं, जनता की बात सुनते हैं, ठीक है, या जब इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी इलेक्शन का टाइम है ना, इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में क्या होता है, जनता के द्वारा जो है उनका प्रतिनिधित्व जो है चुना जाता है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो बिल्कुल जनता के द्वारा ही चुना जाता है, जनता उसे सिलेक्ट करती है। तो वो आपका मास कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है, जहां पर जनता जो है अपने प्रेजेंटेटिव को, अपना रिप्रेजेंटेटिव को खुद सिलेक्ट करती है, जनता की सुनी जाती है। तो जैसे जब जनता के साथ वार्तालाप की जा रही है, जनता के साथ पूरी मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, तो वो आपका किस प्रकार का संप्रेषण होता है? मास कम्युनिकेशन संप्रेषण होता है, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द मैसेज इज सेंड टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जब ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों पे जब आप अपनी बात को पहुंचाते हो, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया हुआ बाय न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर देखिए, अब न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं है कि भाई फेस टू फेस आपको पता होगा कि मेरा न्यूज़पेपर किसने पढ़ा, ऐसा तो नहीं है ना। बट यहां पर आपको जो न्यूज़पेपर है वो बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो कितने सारे लोगों ने उसे पढ़ा होगा? बाय रेडियो। रेडियो कितने सारे लोग सुन रहे होंगे, तो उन्होंने आपकी जो न्यूज होगी वो सुनी होगी। टेलीविजन, बाय टेलीविजन आपकी कोई भी कन्वर्सेशन चल रही है, कोई डिबेट चल रहा है, या कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर करने वाले हो, वो सब जो है लोग सुन रहे हैं, कितने सारे लोग सुन रहे हैं। फेस टू फेस तो आप उन्हें नहीं देख रहे हैं ना कि किसने सुनी, है ना। फेस टू फेस तो नहीं आपको पता भाई रजनी ने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी, या विकास ने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी, या धर्मेश ने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी, मनीष ने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी। तो यहाँ पर आपको नहीं पता कि किसने आपकी बात सुनी और किसने नहीं सुनी, लेकिन यहाँ पर आप अपनी बात को कह रहे हो और सब तक अपनी बात को पहुंचा रहे हो। इस प्रकार का संप्रेषण आपका जन संचार कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द पर्सन बिकम अ फेसलेस इंडिविजुअल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन होता है, ऐसा कौन सा संप्रेषण होता है जो फेसलेस होता है? एक होता है फेस टू फेस, आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सामने उस व्यक्ति को जानते हो, आप नाम बोलोगे यस, आप बोलोगे यस मैं उसे जानता हूं। बट फेसलेस, यहां पर आपको नहीं पता कि आपकी खबर किस किसने सुनी है, ठीक है। फेसलेस कम्युनिकेशन यहां पर होता है विद ऑलमोस्ट नो अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल रिस्पॉन्स ऑफ फीडबैक। और यहां पर किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती फीडबैक की, प्रतिक्रिया की। अब देखिए, आपने बाय रेडियो के थ्रू, बाय टेलीविजन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा दिया, अब आपने उनका रिस्पॉन्स नहीं लिया,
यहाँ पर आपको फीडबैक नहीं मिल रहा, तुरंत फीडबैक भी नहीं मिल रहा और वैसे भी फीडबैक नहीं मिल रहा, कितने सारे लोगों को बस आपने अपनी बात कह दी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो मास कम्युनिकेशन होता है, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता इफेक्टिव कम्युनिकेशन? क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, संप्रेषण कब होगा, जब आपको रिजल्ट भी मिले, जब आपको फीडबैक भी मिलेगा, तब आपका वो जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार से आपको फीडबैक के कोई चांसेस नहीं होते हैं, इसीलिए ये जो है फेसलेस इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें फेस का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और नो फीडबैक, क्लियर बोल सकते हो, नो फीडबैक। तो जहां पर अगर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि जहां पर आपको किसी प्रकार का कोई फीडबैक नहीं मिलता, इस प्रकार का कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन में आ गया और मास कम्युनिकेशन वहां पर आ गया। सो आपने सिलेक्ट करना है मास कम्युनिकेशन। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। देखिए साथ साथ आपको प्रश्न उत्तर भी करवाई जा रही हूं मैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? कक्षा संचार, कक्षा संचार, है ना। तो कक्षा संचार क्या होता है? जब आप कक्षा में संचार करते हो, ठीक है। अब यहां पर जब कक्षा में संचार किया जाता है तो एज अ टीचर, मैं टीचर हूं और मैं आपको बता रही हूं, तो कक्षा में ज्यादातर क्या होता है, टीचर जब पढ़ाता है तो वो अपने पढ़ाने के तरीके में ही बहुत कुछ लेकर आता है, अपने वॉइस का इन्फ्लेक्शन दिखाता है, वॉइस का इन्फ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। टोन टू अंडरलाइन, अपनी टोन को क्या करता है, यहाँ अंडरलाइन करता है, एम्फोसाइज करता है, जोर देता है। एम्फोसाइज करना मीन जोर देना, द मीनिंग ऑफ द मैसेज। अब मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई, पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन पे मैं बहुत ज्यादा जोर डालकर बोल रही थी, अपनी टोन को थोड़ा और हाई करके बता रही थी आपको कि ये चीज क्यों, ताकि आपका ध्यान, आपका मस्तिष्क उस तरफ को आकर्षित हो, ठीक है। आपका ध्यान उस टाइप में जाए, आप उस टॉपिक को छोड़ ना दो, आप उस शब्द को छोड़ ना दो। इसीलिए एक टीचर अपनी वॉइस में किसी चीज को दिखाने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए वहां पर अपनी टोन को थोड़ा हाई करके जोर देने का, इंफोसाइज करने की कोशिश करता है, ताकि बच्चा उस चीज को समझे। सो क्लासरूम जब कम्युनिकेशन होती है, टीचर किसी चीज को समझाता है तो कैसे समझाता है? बाय स्पोकन वर्ड, अपने वर्ड्स के थ्रू। मैं आपको बोलकर ही समझा रही हूं, लेकिन मेरे सारे जो बातें होगी वो एक लेवल में नहीं होगी, कहीं ऊपर होगी, कहीं डाउन टोन होगी। टोन भी तो ऊपर मायने लगती है ना, तो जहां टोन ऊपर होगी मतलब मैं उस शब्द में जोर दे रही हूं, ठीक है। तो जोर देकर समझाने का प्रयास मेरा क्यों है? ताकि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझ सको। सो इन द क्लासरूम द स्पोकन वर्ड इज मोस्टली इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट अनेबल टू टीचर टू यूज वॉइस इन्फ्लेक्शन। यहां पर वो वॉइस इन्फ्लेक्शन का यूज करता है, टोन ऑफ टू अंडरलाइन, अपनी जो टोन होती है उसको देखता है, एम्फोसाइज करता है, जोर करता है उस मीनिंग पर जिसको वो समझाना चाहता है। मैं कोई टॉपिक लेकर उसको समझाने का प्रयास करूंगी तो जाहिर सी बात है मैं उसमें जोर देकर बोलूंगी ताकि आपको वो मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड द वॉइस कम्युनिकेशन ऑल्सो एनेबल द टीचर टू मेक यूज ऑफ डायरेक्ट फीडबैक, और यहाँ पर उनको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है फ्रॉम द स्टूडेंट। जाहिर सी बात है मैं आपको कोई चीज समझाऊंगी, आपको नहीं समझ में आएगी, आप डायरेक्टली मुझे बोल दोगे मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, प्लीज आप मुझे रिपीट समझा दीजिए। फिर मैं उसे जब दूसरी बार समझाऊंगी तो मैं और ज्यादा उसको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। सो टीचर कैन नो व्हाट द स्टूडेंट आर हियरिंग। वहां पर टीचर को भी समझ में आ जाता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है, कितना वो सुन रहे हैं, एंड व्हाट दे आर फेलिंग टू हियर, और क्या सुन नहीं पाए हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ा रही हूँ या आई कॉन्टेक्ट से पढ़ा रही हूँ या जैसे भी पढ़ा रही हूँ, मुझे पता चलेगा कि मेरी कौन सी बात आपने सुन ली, कौन सी बात नहीं सुनी, अगर आप फेस टू फेस बैठे होती, ठीक है। फेस टू फेस अगर मैं पढ़ा रही होती बाय चॉक एंड बोर्ड या जैसा भी है उस सिस्टम से मैं पढ़ा रही होती, तो बिल्कुल आपसे मुझे पता चल जाता है किसको कितना समझ में आया है, कौन सी बात कितनी। बाय फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाता है किसको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है, कक्षा संचार कहलाता है। तो इस तरीके का क्लासरूम हुआ करता होगा, ठीक है, आप लोगों का हुआ करता होगा इस तरीके का सुंदर क्लासरूम। देखिए कितना अच्छा ऊपर जो है पूरा डेकोरेम कर रखा है और कितना अच्छा बिल्कुल एलईडी वगैरह लगी हुई है। तो ऐसा तो जो है नहीं रहा होगा, बहुत कम लोगों को रहा। वैसे आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में तो इस तरीके का ही जो है देखने के लिए मिलता है, अच्छा अच्छा बिल्कुल फर्नीचर भी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल होते हैं, है ना।
लाइटिंग भी अच्छी होती है, अच्छा एरिया होता है, बैकग्राउंड अच्छा होता है, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, इस तरीके के स्कूलों में पढ़े होंगे कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में, है ना, जहाँ पे ऐसे सर पढ़ाया करते थे ब्लैक एंड बोर्ड में और इस तरीके से सब सट के बैठते थे, एक साथ चिपक चिपक के बैठते थे, है ना। तो इस तरीके की जो है आप पढ़ते होंगे कक्षा में अपनी क्लासरूम में, ठीक है। नहीं यार, इतना भी बुरा नहीं था वैसे, इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं थी, ना इतनी अच्छी थी जितनी अच्छी वो दिखाई हुई है। वो कॉन्वेंट आपको प्राइवेट स्कूलों में तो मिल जाएगी, बट हमारी कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं थी कि इतने बुरे हालातों में हमने पढ़ाई की होगी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा मीडियम है और इस तरीके के शायद इस तरीके के उसमें हमने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ा है, थोड़ा बहुत अच्छे स्कूलों में अच्छे कॉलेजेस में भी पढ़ा है। तो इस तरीके का जरूर रहा होगा हमारा कि जहाँ पे ऐसे तो कम से कम एक बेंच में 2 बंदे तो बैठे ही होंगे, है ना। तो ये इस तरीके की कम्युनिकेशन हुई होगी, तो आप लोगों के साथ भी हुई होगी। तो ये आपका क्लासरूम का जो है बिल्कुल हंसी मजाक के लिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस तरीके के आपके क्लासरूम रहे होंगे, किसी के बहुत बेहतर रहे होंगे, किसी के थोड़े बिल्कुल सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे और कुछ जो है थोड़ा मीडियम स्कूलों में पढ़े होंगे। तो इस तरीके का आपका स्कूल का सिस्टम रहा होगा। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन मतलब प्रभावी जो कक्षा का संप्रेषण होता है उसमें कैसा होता है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी फोकस ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। उसमें कुछ इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है। ये कुछ कारक होते हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया जाता है एक इफेक्टिव मतलब एक प्रभावी कक्षा कम्युनिकेशन बनाने के लिए। जब टीचर होता है, जब स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, तो वहां पर अगर आप अपनी क्लासरूम को अच्छी तरीके से एक अच्छा संप्रेषण वहां पर क्लासरूम में करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों में ध्यान देना पड़ता है। पहला आ जाता है लिसनिंग, ढंग से लिसनिंग करनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है, फीडबैक होना चाहिए, बिल्कुल फीडबैक प्रतिक्रिया आपको मिलनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है, टाइमिंग होनी चाहिए और कंटेंसिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो ये सब चीजें होती है, तो इनको जरा एक एक करके पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हिंदी वालों के लिए भी है, सो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं है बिल्कुल भी किसी प्रकार की, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है लिसनिंग, ठीक है। अब क्या बोला है कि कारक कौन कौन से होते हैं, है ना। कारक जब एक इफेक्टिव आपने क्लासरूम को इफेक्टिव कम्युनिकेशन देनी है तो उसके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। टू इम्प्रूव करना योर एबिलिटी एज टू क्लासरूम कम्युनिकेटर यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट। सबसे पहले एक टीचर का काम होता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना। बहुत सारे टीचर्स आपने ऐसे देखे होंगे जब क्लासरूम में आते थे तो आके सीधा डायरेक्ट क्या करते थे, आके सीधा डायरेक्ट स्टूडेंट से आके, स्टूडेंट्स होते थे सभी बैठे, उनसे पूछते थे कि बच्चों अभी तक आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हो, ठीक है, या आपने क्या सुना है, कभी सुना है इस शब्द को, कम्युनिकेशन शब्द को सुना है, क्या जानते हो उसके बारे में। तो जब इस तरीके के कम्युनिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चों को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे किस लेवल पर हैं उस लेवल से उन्हें पढ़ाना शुरू करते हैं। अगर तो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है, ठीक है, फिर हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करना है, किस तरीके से कहां से हमें शुरू करना है पढ़ाना। अगर बच्चों को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल हम जीरो से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों को लिसनिंग करना बड़ा जरूरी होता है, सुनना बड़ा जरूरी होता है। अगर हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हमें लिसनिंग भी करनी पड़ती है, सुनना भी पड़ता है। सो टू इम्प्रूव योर एबिलिटी एज अ क्लासरूम कम्युनिकेटर, हम यहाँ पर इंप्रूव करते हैं एबिलिटी को, किया मस्ट अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स को समझने का प्रयास करते हैं, कौन बच्चा कहाँ पर है, किस लेवल में है। सो अदर वर्ड्स में कहे टू सीक नॉट ओनली टू बी अंडरस्टूड, सिर्फ अंडरस्टूड ही नहीं करे बट टू अंडरस्टैंड, उनको समझने का भी प्रयास करे, ठीक है। एंड दिस कैन बेस्ट बाय डन बाय लिसनिंग एक्टिविटी। अगर हम एक लिसनिंग एक्टिविटी करेंगे सो टू व्हाट द स्टूडेंट हैव टू से, तो बच्चे क्या कहना चाहते हैं उसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई। सो यू मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू थिंक ऑन योर फीट एंड टू एक्यूरेट सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग। बच्चे अच्छी तरीके से जो है अगर किसी शब्दों को ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं सो हम उनको करेक्ट करके बता पाएंगे। तो जब हम उन्हें सुनेंगे कि तभी तो हमें पता चलेगा कि उनका कौन सा शब्द करेक्ट नहीं है और हम उनको तब करेक्ट करेंगे। समझ आया। तो इसलिए यहाँ पर सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए। तो पहली पॉइंट ये आ जाता है आपका। सेकेंड,
सुनना। दूसरा आ जाता है हमारा सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से, जितना भी हो सके सिंपल तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेट करते हो, संप्रेषण करते हो। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी ड्यूरिंग द क्लासरूम कम्युनिकेशन। जब आप क्लासरूम में हो, कक्षा में संचार कर रहे हो, तो आप बिल्कुल जितने सिंपल जो है कम्युनिकेट करोगे, संप्रेषण करोगे, उतना ज्यादा बेटर है। सो यहाँ पे प्रेफर वर्ड्स, यहाँ पर जो वर्ड्स का यूज करने वाले हैं, हुज मीनिंग आर फैमिलियर टू द स्टूडेंट्स, वो बच्चों के लिए फैमिलियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैमिलियर होना चाहिए। अब जैसे मैं बार बार आपको बताती हूँ बच्चों, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब संचार। तो ये शब्द मैं बार बार बोलकर आपको इससे फैमिलियर करवा रही हूं। तो अगर अब मैं कभी भी इन शब्दों का प्रयोग करूंगी तो आपको पता रहेगा कि ये शब्द कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी शब्दावली का हम प्रयोग करने वाले हैं, वो शब्दावली आपके लिए इजी हो, हम उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे। अगर मैंने बोल दिया टेंड्रिल, मैंने टेंड्रिल शब्द का यूज कर लिया, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे यार ये टेंड्रिल का मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना जिनका बच्चों को पता ना हो, जिन शब्दों से वो परिचित हो, फैमिलियर हो, परिचित हो, उन शब्दों का प्रयोग ही हमें करना चाहिए। सो मेक स्पेशल मीनिंग फॉर फैमिलियर वर्ड्स क्लियर एंड द फर्स्ट टाइम यूज देम। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को यूज करो तो आप उसको क्लियरली समझाओगे, मीनिंग बताओगे, एंड देन उसके बाद आप उसको रिपीटेशन में करके उनको फैमिलियर करोगे उस चीज से। इफ यू यूज अ वर्ड लाइकली टू बी अनफैमिलियर टू द स्टूडेंट्स, टू डिफाइन दैट वर्ड। अगर कोई शब्द है जिससे अनफैमिलियर बच्चों को उसके बारे में नहीं पता, तो आप उनको फैमिलियर करोगे। सो यहाँ पर टीचर नीड्स टू हैव, यहाँ पर टीचर को जरूरत होती है एक फेयरली एक्यूरेट इंप्रेशन की, एक एक्यूरेट बिल्कुल सही इंप्रेशन की ऑफ द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट, ताकि वो बच्चों की वोकैबुलरी को अच्छा कर सके। बच्चों को जिस शब्दों की नॉलेज नहीं है, उन शब्दों को देने का प्रयास करे, उन्हें समझाने का प्रयास करे, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, उनके वर्ड्स को करेक्ट करने की कोशिश करे। सो एक्यूरेट नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज देकर उनके मीनिंग को, उनके वर्ड्स को समझाने का, समझने का, उनको एक्सेप्ट करवाने का प्रयास यहाँ पर टीचर करती है। सो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों का प्रयोग, सरल शब्दों का प्रयोग आप यहाँ पर करते हो, अपनी इफेक्टिव कक्षा कम्युनिकेशन में बिल्कुल सादगी का यूज करते हो। तीसरा पॉइंट है आपका कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिडेंसी होनी चाहिए। रिडेंसी का शब्द का प्रयोग, रिडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडेंसी का मतलब यहाँ पर होता है कि आप रिपीट, कितने चीजों को आप रिपीट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, रिपीटी या रेपिटेशन कह लीजिए या रिपीट कह लीजिए। सो प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिडेंसी होनी चाहिए। रिडेंसी इज अ कम्युनिकेशन, ये इस प्रकार का संप्रेषण होता है, रफली मीन्स टू द अमाउंट ऑफ रेपिटेशन, जहां पर आप अपने मैसेज को रेपिटेशन करके बताते हो। मान लीजिए आप किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझा रहे हो, उस बच्चे को उस शब्द का या उस टॉपिक का समझ में नहीं आया, उसने बोला मैम मुझे समझ में नहीं आया, आपने उसको क्या करना है? रिपीट करके समझाना है, दोबारा से रेडेंसी करनी है उस शब्द की या उस टॉपिक की। फिर भी समझ में नहीं आता, आपने फिर से उसे समझाना है, जब तक उसे समझ में ना आए तब तक आपने उस चीज को उसको समझाना है। द टीचर शुड एंश्योर दैट दे इंक्लूड एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टेंडेंसी, जितना एप्रोप्रिएट हो सकता है आप उतनी बार उससे समझाने का प्रयास करोगे। एंड देयर इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि स्टूडेंट को आपने कैसे समझाना है। सो देन इट इज अ फ्रेज ऑफ मिसअंडरस्टैंड, कि वो किसी शब्द को मिसअंडरस्टैंड ना कर दे, गलत ना अंडरस्टैंड कर दे। अदर एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन विच कैरी द पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने उसको समझाना है जितनी बार उसे समझ में नहीं आता, ताकि वो उसका गलत अर्थ ना निकाल ले। समझ आया? तो यहाँ पे जब तक समझाना है सकते हो तब तक आप उसको रिपीटेशन में समझाते हो। नेक्स्ट आ जाता है फीडबैक। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फीडबैक, प्रतिक्रिया लेना तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना, द इंपॉर्टेंस ऑफ पेइंग द अटेंशन टू फीडबैक इन द क्लासरूम कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज। यहाँ पर आपको हमेशा जोर देना चाहिए बच्चों को, ताकि उनसे क्या मिले? आपको प्रतिक्रिया मिले, फीडबैक मिले, ठीक है। अब आप फीडबैक कैसे भी ले सकते हो? बाय टेस्टिंग, आप टेस्ट ले सकते हो उनका बार बार, आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप कोई चीज आपने कल पढ़ाई है आप अगले दिन आकर उनसे पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते रहोगे और उनसे फीडबैक लेते रहोगे, तो आपको पता चलेगा बच्चे को यहाँ क्या चीज समझ में आ रही है और क्या नहीं आ रही। टू वे कम्युनिकेशन हैज बीन एडवांटेज ऑफ ब्रिंगिंग द लिसनर। यहाँ पर
बिल्कुल, जो दो वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दैट इमीडिएट रिस्पॉन्स भी मिल जाता है एंड वी कॉल फीडबैक। उसे क्या कहा जाता है? फीडबैक कहा जाता है, जहां पर आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है। आपने किसी बच्चे को खड़ा करके पूछा, उसने तुरंत आंसर दे दिया। सो ऑफ्टन दिस इज नॉट वर्बल इन नेचर, ये वर्बल नहीं होता, बट सो द टीचर शुड नॉट द फेशियल एक्सप्रेशन। कभी कभी बच्चा कुछ नहीं भी बोलता तो वहां पर टीचर को उसके फेस से ही, फेस के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है बच्चे को वो क्वेश्चन या वो टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, या ऑब्जर्व एक्शन, उसके एक्शन से ही पता चल जाता है उसे कितना समझ में आया, उसे आता भी है कि नहीं आता। सो फाइनली आस्क द क्वेश्चन टू सी व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शन हैज बीन अंडरस्टूड, कि उसे कितना समझ में आया, और उस चीज का वो फीडबैक वहां पर लेते हैं, और ये सब चीजें जो है चेकआउट की जाती है। ठीक है, सो फीडबैक का हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिक्रिया। इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो होता है ना सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, ठीक है। बट यहाँ पर है इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब होता है समान अनुभूति, समानुभूति। समानुभूति मतलब यहाँ पर उसका जो भी दुख होगा वो आपका दुख है, तो यहाँ पर आप उसकी फीलिंग को समझ सकते हो। उसके अगर वो खुश है तो आप उसकी एक्साइटमेंट, उसकी हैप्पीनेस को समझ सकते हो। वो आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर इम्पैथी कहलाएगा, समानुभूति कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गया? एक तो होता है सहानुभूति, वो सिंपैथी वो अलग होता है, ये आपका है समानुभूति। समझ आ गया? तो समानुभूति में क्या है? एम्पथी, एम्पथी मीन्स यहाँ पर आप टीचर्स हु इंजॉय अ गुड रिलेशन विद देयर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्टूडेंट का, एक टीचर का जो है बच्चों के साथ गुड रिलेशन होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर के साथ शेयर कर सके, उन्हें बता सके, और टीचर को भी पता हो कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि वो अपनी डिफिकल्टीज इजिली शेयर कर सकेगा। सो बच्चा, टीचर भी उसको उस चीज पे सुधार पाएगा। सो if you can remember what is it like to be a student as to level and you are teaching, आपको पता होगा यहाँ पर टीचर को भी कि बच्चे का इंटरेस्ट किन किन चीजों में है, कौन सी चीज उसके लिए इजी है, कौन सी चीज उसके लिए हार्ड है, ठीक है। तो आप उस चीज को इजी बनाने का कोशिश करोगे। सो आज यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इम्पैथी हो जाते हैं। इम्पैथी मतलब समानुभूति, बिल्कुल उनका समानुभूति मीन्स यहाँ पर वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। सो एवरी अपॉर्चुनिटी टू अराइज द कन्वे समथिंग, हर अपॉर्चुनिटी हमें कुछ ना कुछ कन्वे करती, कुछ ना कुछ समझाती है, टू हेल्प और वैल्यू द इंडिविजुअल स्टूडेंट। यहाँ पर इंडिविजुअल जो स्टूडेंट होता है उसको वैल्यू देती है, उसको हेल्प करती है। हमें पता होता है अगर 4 बच्चे बैठे हैं या 10 बच्चे बैठे हैं तो उनमें से कितने बच्चे हैं जो ब्रिलियंट हैं, कितने बच्चे हैं जो वीक हैं, उन्हें हमें कहाँ इंप्रूव करना है, उनके अंदर क्या क्वालिटी इंक्रीज करनी है। तो जब हमारे बीच में एम्पैथी होगी, समान अनुभूति होगी, तो मैं ऑलरेडी जो वीक स्टूडेंट है उन्हें भी उस लेवल तक लाने का प्रयास करूंगी। समझ आ गया? तो ये एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये, सॉरी गलती से ये सहानुभूति आ गया, सहानुभूति नहीं आएगा यहाँ पर। समझ आ गया? समानुभूति आएगा, ठीक है। मैं हैंड से लिख रही हूँ, इस वजह से थोड़ी राइटिंग वैसी हो रही है। चलिए आगे आ जाता है टाइमिंग। बिल्कुल टाइमिंग भी यहाँ पे मैटर करता है, समय भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो टाइमिंग, टाइम द गिविंग ऑफ इंस्ट्रक्शन सो दैट द बेस्ट कंडीशन आर प्रेजेंट। यहाँ पर जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो या जब आप टीचिंग करते हो तो टाइमिंग भी बड़ा मैटर करता है। मान लीजिए कि आपकी 40 मिनट की क्लास है, स्कूल में तो 40 मिनट की क्लास होती थी ना, 40 मिनट की क्लास है और आपका लेक्चर बिल्कुल 1 घंटे का लेक्चर है। सो यहाँ पर टाइम लिमिट है, 40 मिनट में आपको अपनी बात को अच्छी तरीके से कंसाइन करके स्पष्ट शब्दों में जो है पूरी तरीके से अपने को क्लियर कर देनी है, ठीक है, टाइम के अंदर अंदर। तो वो भी टाइमिंग यहाँ पर मैटर करती है कि आप अपने शब्दों को कम से कम शब्दों में और जल्दी से जल्दी समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हो, वो भी एक इफेक्टिव जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन होती है। तो यहाँ पर टाइमिंग मैटर करता है। डू नॉट टॉक ओवर नॉइज, यहाँ पे बिल्कुल शोर ना हो, टू प्रिवेंट स्टूडेंट टू कॉल आउट। अगर कोई यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर सभी बच्चों को बोलोगे बात ना करें, ठीक है, आप उन्हें बोल रहे हैं या कोई बातचीत कर रहा है तो उन छात्रों को थोड़ा सा बुलाकर, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल टाइमिंग को सेट करना है कि इस टाइमिंग के अंदर आपको अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाना है। सो यहाँ पे टाइमिंग बड़ा ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका कंस्टेंसी ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर कंस्टेंसी ऑफ एक्शन होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि कोई बात है जो मैं कह रही हूँ आपको, तो मैं तभी कह सकती हूँ जब वो मैं कर रही हूँ,
है ना। अगर मैं उस चीज को खुद फॉलो करती होंगी तभी मैं आपको वो चीज बोल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, इट इज अ पुअर कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल पुअर कम्युनिकेशन होती है, एक पुअर जो है संप्रेक्षण होता है, टू से वन थिंग एंड टू कॉन्ट्रोडिक्ट इट बाय योर एक्शन। बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रोडिक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो मैं कह रही हूं वो मेरे करने से संबंधित नहीं है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है उसके बीच में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कहती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई बच्चा है, ठीक है, अब सॉरी, ब्लैक बोर्ड में एक टीचर जो है लिख रहा है, और वो ब्लैक बोर्ड में टीचर लिख रहा है और उसकी राइटिंग बिल्कुल कैसी है, स्लूपी है। स्लूपी मीन्स बिल्कुल टेढ़ा सा, बिल्कुल स्लूपी, लहरते हुए वो बिल्कुल लिख रहा है और वो राइटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। और टीचर यहाँ पर बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चे जो है अपनी बुक्स में अच्छी हैंड राइटिंग लिखे, एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल अच्छी क्लियर नीट एंड क्लीन लिख कर आए, अच्छी हैंड राइटिंग में लिख कर आए। तो यहाँ पर जो टीचर बोल रहा है वो चीज उसके जो है खुद व्यवहार में नहीं है, तो उनके दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खा रही है, मेल मिलाप नहीं हो रहा आपस में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर टीचर जो है एक्शन आर अंडर कांस्टेंट सिक्योरिटी, यहाँ पर जो टीचर है उसके जो भी एक्शन है जो खुद करता है उसकी भी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, एंड क्रिटिसाइज बाय द स्टूडेंट। अगर जांच पड़ताल नहीं होगी तो बच्चे यहाँ पे टीचर को टोक देंगे कि टीचर की राइटिंग खुद तो बिगड़ी हुई है और हमको कहती है नीट एंड क्लीन करके लेके आओ, ठीक है। तो यही बात बिल्कुल हो जाएगी। तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए टीचर की उस बात पर, जो बात वो खुद अप्लाई अपने पे कर सकती है वही वो टीचर को जो है स्टूडेंट को सजेशन करना चाहिए। अगर वो खुद राइटिंग अच्छी नहीं कर सकती तो वो स्टूडेंट्स को नहीं बोल सकती कि बेटा यू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ओके। सो ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि बच्चे फिर उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे कि मैम की खुद की राइटिंग तो अच्छी है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्स्टेंसी ऑफ एक्शन, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसकी कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए, मतलब वो बात हमारे से मेल मिलाप में रहनी चाहिए। समझ आया, सही होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए जो हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, बस ये थोड़ा सा मैं पढ़ा दूं, बस इतना सा ही है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस, जहां पर क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस को लेकर कोल और चेन जो है उसने एक अपना मॉडल दिया। तो कोल और चेन ने एक अपना मॉडल दिया, उस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा अ टिपिकल प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, एक जो टिपिकली प्रोसेस होता है क्लासरूम का कम्युनिकेशन का, जब बच्चे और टीचर्स होते हैं तो उस बीच में कम्युनिकेशन जब होता है, तो कम्युनिकेशन इज अ जर्नल एज वेल दैट इंक्लूड द फॉलोइंग 5 डिफरेंट स्टेजेस। कुछ उसके 5 स्टेजेस होते हैं, वो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, यहाँ पर हम फॉर्मुलेशन करते हैं मैसेज का। टीचर को कोई मैसेज देना है, टीचर को कोई बात बतानी है या कोई बात समझानी है या टॉपिक समझाना है, चैप्टर समझाना है, तो वो ऑलरेडी फॉर्मुलेशन करके आएगा, वो पहले से सोच के आएगा मुझे आज ये टॉपिक पढ़ाना है और इस टॉपिक को मेरे को आज क्लासरूम में डिस्कस करना है। सो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मैसेज जो है वो टीचर प्रिपेयर करके आता है। फिर उस टीचर जब क्लासरूम में आता है तो उस मैसेज को, जो मैसेज उसने सोचा था कि भैया मैं ये चीज आज पढ़ाने वाली हूँ क्लासरूम में, उस चीज को एनकोडिंग करता है। अब वो एनकोडिंग का मतलब क्या हो जाता है, एनकोडिंग का मतलब हो जाता है अपने तरीके से वो उसको समझाएगा बाय पीडीएफ फॉर्म। जैसे मैं एज अ टीचर आपको पढ़ा रही हूँ, सो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एनकोडिंग कर रही हूँ, मतलब मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। सामने होते तो बोर्ड में पढ़ाती, यस, अगर कोई और वे होता तो उस तरीके से पढ़ाती। तो जिस तरीके का मैं यहाँ पर किसी ना किसी चीज का यूज करूंगी, मैं बाय पीडीएफ बना सकती हूँ, मैं पीपीटी बना सकती हूँ, मैं चॉक एंड बोर्ड सिस्टम चालू कर सकती हूँ। तो मैं एनकोडिंग किसी भी तरीके से या कोड की फॉर्म में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, किसे, अपने मैसेज को कन्वे कर रही हूँ यहाँ पर मैं बाय एनकोडिंग की फॉर्म में। अब यहाँ पर मैसेज जो है वो ट्रांसमिशन होता है, मैसेज ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर होता है आप तक। अब यहाँ पर ट्रांसफर कैसे होता है, बाय यूट्यूब के थ्रू। मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, बाय यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रही हूँ। सो यहाँ कोई ना कोई ट्रांसमिशन होगा, कोई ना कोई चैनल होगा, कोई ना कोई मीडियम होगा, कोई ना कोई सिस्टम होगा जिसके थ्रू मैं, या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू मैं आप लोगों से यहाँ पर बातचीत कर पा रही हूँ, अपने संदेश को आप तक पहुंचा पा रही हूँ, ट्रांसमिशन कर पा रही हूँ उसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि बाय यूट्यूब के थ्रू मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ।
बाद में जब आपके तक वो मैसेज पहुंचा, मतलब आप यहाँ पर क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो जितने भी लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सो मैसेज डिकोड करोगे आप। जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप उसको क्या कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो, अपने तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो और इंटरप्रिटेट कर रहे हो, मतलब उसकी व्याख्या कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने उसको अपने तरीके से समझा, आप उसको अपने तरीके से यहाँ पर व्याख्या कर रहे हो जो मैसेज मैंने आपको भेजा था। अब यहाँ पर क्या चीज सिस्टम आ जाता है, यहाँ पर सिस्टम आ जाता है फीडबैक का। फिफ्थ स्टेप में आप वहां पर फीडबैक लेते हो, मतलब यहाँ पर आप उसकी प्रतिक्रिया लेते हो कि आपको कितना समझ में आया। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको कितना समझ में आया, सो मैं आपका यहाँ पे जो है फीडबैक ले रही हूँ, या आप लोगों का क्या कर रही हूँ यहाँ पे इवेल्युएशन कर रही हूँ, मूल्यांकन कर रही हूँ बाय आपके एग्जाम्स लेकर मेरे को पता चल जाएगा, ऑरली टेस्ट लेकर पता चल जाएगा, रिटन फॉर्म में पता चलेगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर आपके 5 स्टेप होते हैं। पहला, आप फॉर्मुलेशन करते हो मैसेज का, मैसेज को एनकोड करते हो, सेंड करते हो, ट्रांसमिशन के लिए कोई ना कोई चैनल होता है, या फिर आप उसको क्या करते हो, डिकोड करते हो अपने अकॉर्डिंगली, एंड लास्ट में आप उसका फीडबैक देते हो, प्रतिक्रिया देते हो कि आपने क्या बोला। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपके कोल और चेन ने अपने मॉडल में बताए हैं। तो इस तरीके का डायग्राम है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जहां पर कोल और चेन ने अपने मॉडल में ये बताया है कि एक क्लासरूम कम्युनिकेशन में आप ही सेंडर होते हो, और आप सेंडर के साथ साथ आप ही रिसीवर भी होते हो। अब कैसे उसने ये बात को कहा और क्यों कहा, किस लिए कहा, वो समझ लीजिए बस। यहां पर देखिए, जो सेंडर होता है वो ही यहां पर रिसीवर हो जाता है, और जो रिसीवर होता है वो ही यहां पर सेंडर बन जाता है। तो कैसे बनता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक टीचर है, ये क्या है, एक टीचर है, उस टीचर ने फॉर्मुलेशन किया मैसेज का कि उसने आज क्या पढ़ाना है, या क्या टॉपिक डिस्कस करना है, या क्या मैसेज है। ठीक है, जो भी मैसेज है उसने यहाँ पर फॉर्मुलेशन कर दिया, फॉर्मुलेशन करके वो क्या क्या हो गया, एनकोडिंग हो गई। मतलब यहाँ पर वो एनकोडिंग करके बता रहे हैं। एनकोडिंग में वो पीपीटी के थ्रू बता सकती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन के लिए मैं यहाँ पर किसका यूज कर रही हूँ, ट्रांसमिशन के लिए मैं यहाँ पे वाईटी, यहाँ पर यूट्यूब का यूज कर रही हूँ। ठीक है, यूट्यूब के थ्रू ही तो आप लोग पढ़ पा रहे हो। यस, कहा कैसे पढ़ रहे हो आप लोग, यूट्यूब के थ्रू ही तो पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर मैंने मैसेज पहले डिसाइड किया कि मैं आज ये कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, कम्युनिकेशन में मैं आज यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन पढ़ाने वाली हूँ, और फिर मैंने उसको एनकोडिंग कर दिया पीपीटी की फॉर्म में। और ट्रांसमिशन के लिए मैंने यूट्यूब चैनल सोचा कि मैं यूट्यूब के थ्रू बच्चों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, और फिर ये मैसेज सभी बच्चों तक पहुंच गया। जितने भी बच्चों ने देखा, 600-700 बच्चे, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर देखा, उतने बच्चों ने यहाँ पर उसको अपने अकॉर्डिंगली डिकोड कर दिया, इंटरप्रिटेट कर दिया, मतलब इसकी व्याख्या कर दी इस मैसेज की कि मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर स्टूडेंट के पास मेरे मैसेज पहुंच गए, तो यहाँ पर किसके पास पहुंच गए, मेरे मैसेज रिसीवर के पास पहुंच गए। सेंड किया था, ठीक है, फॉर्मुलेशन किया, एनकोडिंग की, ट्रांसमिशन किया, और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट ने उसको अपने अकॉर्डिंग रिसीव कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस किसका हो गया, टीचर का प्रोसेस हो गया। अब रिसीवर तो कर दिया, ठीक है, रिसीवर वाला फॉर्मेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर जिसने रिसीव किया, अब उस स्टूडेंट ने जिसने रिसीव किया वो यहाँ पर फिर से क्या कर रहा है, फॉर्मुलेशन कर रहा है मैसेज का, मैसेज को फॉर्मुलेट कर रहा है, दोबारा मैसेज बना रहा है कि मुझे उस चीज का क्या फीडबैक देना है, मुझे वो टॉपिक पीपीटी के थ्रू समझ में आई, कम्युनिकेशन समझ में आया या नहीं आया, ये चीज वो फॉर्मुलेट कर रहा है। क्या समझ में नहीं आया उसको अपनी लैंग्वेज में बता रहा है, एनकोडिंग कर रहा है, उसकी अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा है, फिर उसका यहाँ पर फीडबैक दे रहा है ट्रांसमिशन के थ्रू, किसी भी ट्रांसमिशन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, या आप मेरे को कमेंट करके बताते हो ना, तो कमेंट करके आप यहाँ पर बता रहे हो, या आप फेसबुक में मुझे मैसेज करके बताते हो कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, प्लीज आप इस टॉपिक को दोबारा रिपीट बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, फीडबैक मिलता है मुझे, एंड उसके बाद आप उसको उसके बाद वो मेरे तक पहुंच जाता है, मैं उसे डिकोड करती हूँ, मैं समझती हूँ कि बच्चों को कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, और मैं उसके अकॉर्डिंगली उसकी इंटरप्रिटेट करती हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप क्या हो जाते हो, यहाँ पर मैं खुद क्या हो जाऊंगी, यहाँ पर टीचर क्या हो जाता है, रिसीवर हो जाता है। समझ आया, ऊपर टीचर का काम था, टीचर ने ही पूरी चेन शुरू की थी, और चेन जब खत्म हुई तो बाद में टीचर ही आपसे फीडबैक ले रही है और उस चीज को सुन रही है, सो यहाँ पर टीचर ही रिसीवर बन जा रहा है। मतलब पहले तो टीचर सेंडर था, टीचर ने मैसेज सेंड किया, लेकिन घुमाकर टीचर को फीडबैक चाहिए था, तो उसके पास जब घुमाकर बात आती है तो वो ही वहां पर रिसीवर बन जाती है। उसी तरीके से स्टूडेंट,
यहाँ पर कौन है, यहाँ पर स्टूडेंट है। उसी तरीके से स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पर, पहले तो रिसीवर होता है, पहले तो वो ग्रहण करता है कि टीचर ने मुझे क्या समझाया, और बाद में जब वो पूरा प्रोसेस करता है, फीडबैक देता है, उसके बाद वही वो मैसेज को वहां पर भेजता है कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो वही यहाँ पर क्या हो जाता है, सेंडर हो जाता है, भेजने वाला हो जाता है। समझ आया? तो ये टीचर का प्रोसेस है और ये स्टूडेंट का प्रोसेस है। तो टीचर भी यहाँ पर पूरा फॉर्मेशन करता है, मतलब टीचर भी यहाँ सेंडर और रिसीवर दोनों होता है, और स्टूडेंट भी यहाँ पर सेंडर और रिसीवर और सेंडर दोनों होता है। समझ आ गया? इतनी बात कन्वे हो गई, इतनी बात क्लियर होगी। कॉल और चेन मॉडल यही है जो क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाता है। समझ आया? इसमें ये 4 प्रोसेस होते हैं, इसे रट लीजिए, जैसा करना है याद कर लीजिए। अब एक चीज और आती है इसमें, एक चीज ये आती है कि इसमें बीच में नॉइज भी होता है। नॉइज क्या है, नॉइज का मतलब क्या है? नॉइज देखिए, ऊपर टीचर के उसमें भी होता है और स्टूडेंट में भी नॉइज होता है। क्या नॉइज है? नॉइज का मतलब यहाँ पे शोर से नहीं है। कौन से शोर से है? नॉइज का मतलब है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो, जब आपका संप्रेषण होता है, इस तरीके का पूरा प्रोसेसिंग होता है, तो उसमें पड़ने वाले बैरियर्स, या मैं कहूं कि उसमें पड़ने वाले जो आपको रोकते हैं, उससे पड़ने वाली बाधाएं जो आपको रोक रही है, जो आपको जो आप पे बाधा बन रही है, आपकी कम्युनिकेशन में, आपके संप्रेषण में जो रोक रही है, रुकावट डाल रही है, बैरियर का काम कर रही है, बाधाएं बन रही है आपकी, वो चीज आपकी यहाँ पर नॉइज कहलाती है। समझ आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉइज कहीं से भी हो सकता है, टीचर के यहाँ से भी हो सकता है और स्टूडेंट के वहां से भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अभी नेटवर्क चले जाए तो क्या होगा, क्लास बंद हो जाएगी। तो क्लास बंद हो जाएगी तो यहाँ पर वो क्या हो गया, वो नॉइज का काम कर रहा है कि क्लास बंद होगी। क्यों? क्योंकि नेटवर्क चले गए। यस। और वहां से मान लीजिए कि आपका कोई डाटा खत्म हो गया, आपके फोन का डाटा खत्म हो गया, आज का डाटा इतना ही था, आपने पूरा उड़ा दिया वो डाटा, और डाटा के कारण आप मेरी क्लास को नहीं देख पा रहे हो, और डाटा के कारण जो है क्लास बंद हो गई आपकी, वहां से आप नहीं देख पाए पूरी चीज को। समझ आया? तो वो क्या होगा, वो एक नॉइज होगा। वो यहाँ बैरियर का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है हमारे बीच में, संप्रेषण के बीच में। समझ आया? जो संप्रेषण हो रहा है उसमें वो रुकावट, बाधा का काम कर रहा है, उसे नॉइज कहते हैं। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। ओके, सो यहाँ पर यही है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज जो मैंने पढ़ाया है। मैसेज एनकोडिंग करता है, फिर ट्रांसमिशन करता है, फिर डिकोड करता है, एंड फिर फीडबैक लेता है। तो नॉइज भी क्या है, नॉइज मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, ये समझ लीजिए कि नॉइज 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से नॉइज होते हैं उन्हें थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा, वो जो था आपका इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, उसे अच्छी तरीके से रट लेना। जहां पे आपने लिसनिंग, सिंप्लिसिटी, प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी, फीडबैक, एम्पैथी, टाइमिंग और कॉन्टेंसी वाला जो पढ़ा था आपने, उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल किसी भी तरीके से ट्रिक्स बनाकर याद कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत काम आएगा। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सीरीज वाइज आपको वो याद रहना चाहिए, क्योंकि पूछ लेंगे आपको कि इनमें से कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पर नॉइज जो होते हैं वो 4 प्रकार के नॉइज होते हैं। 4 प्रकार से जो है आपके कम्युनिकेशन, आपके संप्रेषण में जो है बांधा बनती है। 4 चीजें बांधा बनती है। किस तरीके से बांधा बनती है वो समझ लीजिए। तो पहला है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, आज की क्लास यहीं तक करेंगे। तो ये है सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज कौन सा होता है? है ना, यहीं तक करेंगे आज क्लास, वैसे भी मुझे नहीं लगता। ठीक है। साइकोलॉजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज क्या होता है, जो शरीर से जो जुड़ा होता है, शरीर से जो चीज जुड़ी होती है उसे हम साइकोलॉजिकल नॉइज कहते हैं। लिख लीजिए हिंदी मीडियम वाले। ठीक है? शरीर से जुड़ी जो बाधा होती है उसे आप साइकोलॉजिकल नॉइज कहते हैं। इट इज अ डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय हंगर। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है, आप क्लासेस देख रहे हैं और या आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ते समय आपको क्या लग गई, भूख लग गई, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। या आपको फीवर हो गया, या फैटी कीड़ा आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो आपको नींद आने लग जाएगी। हेडेक, आपका सर दर्द होने लग गया है, या आप मेडिसिन खाते हो आपको नींद आने लग गई है। सो आप क्या करोगे, पढ़ाई को छोड़ दोगे, पढ़ोगे नहीं, या किसी से बात कर रहे हो तो आप उससे ज्यादा देर तक कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, संप्रेषण नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें जो बाधा बनती है वो आपकी साइकोलॉजिकल नॉइज कहलाता है। साइकोलॉजिकल तरीके से, शारीरिक तौर से आपको कोई पीड़ा हो रही है, कोई चीज हो रही है, तो वो चीज आपकी कम्युनिकेशन, आपके संप्रेषण में बाधा बनती है, तो उसे आप साइकोलॉजिकल नॉइज कहते हो। सेकंड आ जाता है आपका फिजिकल नॉइज। फिजिकल नॉइज क्या होता है?
फिजिकल नॉइज होता है मतलब जैसे आपकी फिजिकल कंडीशन, भौतिक शोर जो होता है, भौतिक शोर क्या है, इट इज अ मस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द इंटरप्रेट, जहां पे आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट जो है आपके बीच में बांधा बनती है, संप्रेक्षण हो रहा है, संप्रेक्षण के दौरान आपके संप्रेक्षण आप मान लो आपका घर एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे जोर जोर से हॉर्न बज रहे हैं, या रेलवे स्टेशन है साथ में, रेलवे स्टेशन है आपके घर के आसपास और रेलवे स्टेशन की रेलगाड़ी की आवाजें, जोर जोर से नॉइज हो रहा है, सो आप किसी से बात कर रहे हो और आप बात नहीं कर पा रहे, तो वो भी आपके एक बाधा का काम करता है, फिजिकल जो नॉइज है वो आपकी बाधा का काम करता है, आप किसी से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते, तो ट्रैफिक हॉर्न्स हो गए, या पुअर लाइटिंग, या कहीं पे अच्छी तरीके से लाइटिंग नहीं है और आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी बैटरी लो है, सो यहाँ पर इस तरीके से आपका कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, दैट इज फिजिकल नॉइज। जो फिजिकल चीजें होती हैं, वो भौतिक जो कारक होते हैं, वो आपके शोर का कारण बनते हैं। यहाँ पे जो है संप्रेक्षण में जो है संप्रेक्षण में आपकी बाधा बनने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज क्या होता है आपका, साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल नॉइज क्या होता है, साइकोलॉजिकल नॉइज होता है आपका जहां पर आप क्या करते हो, मानसिक रूप से आप यहाँ पर जो है शोर का काम कर रहे हैं, मानसिक शोर जो है काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकली भी प्रेजेंट है और मेंटली भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब जिनका दिमागी तौर से भी वो यहाँ पे ही प्रेजेंट है, उन्हें पता है ज्योति मैम क्या पढ़ा रही है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेंटली कहीं और होंगे, मतलब सोच रहे होंगे अरे यार, अरे यार मेरी जान का मैसेज आया कि नहीं आया, है ना, या सोच रहे होंगे यार उसने तो मुझे अभी तक कॉल ही नहीं किया, ठीक है, या उसने मुझे कुछ बोला ही नहीं, है ना, बताया ही नहीं, या थोड़ी थोड़ी देर बाद ध्यान जा रहा है, अरे चलो मैम की क्लास को थोड़ा बैक कर लो, और बैक करके थोड़ा देख ही लो व्हाट्सएप खोल के, अरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि नहीं आया, या चलो बैक करो या थोड़ा सा इंस्टाग्राम ही खोल के देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे चेकआउट करना, तो मतलब यहाँ पे फिजिकली तो यहाँ बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि भैया मैम की क्लास तो आज अटेंड करनी है, ये टॉपिक तो क्लियर करना है, लेकिन मेंटली दिमाग कहीं और चल रहा है, क्योंकि लड़ाई हो रखी है, झगड़ा हो रखा है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है, मैं तो ऐसे एज अ यहाँ पे मजाक ही कर रही हूँ, बट साइकोलॉजिकल नॉइज भी हो सकता है जहां पर आप फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली प्रेजेंट वहां नहीं हो, तो मानसिक तौर से आप कहीं और ही प्रेजेंट हो, तो वो चीज भी आपके लिए यहाँ पर जो है बाधा का बनने का काम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, इफ अ मैनेजर इज प्री ऑक्युपाइड, कभी कभी वो होता है प्री ऑक्युपाइड होता है, मतलब प्री ऑक्युपाइड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पहले से ही, मतलब जो चीज मैं आपको समझा रही हूँ उससे पहले आपके दिमाग में कोई और चीज भरी हुई है, ठीक है, आपके दिमाग में कोई और ही बात चल रही है, घूम रही है, तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि स्पेस नहीं है ना वहां पे, वो प्री ऑक्युपाइड है, पहले से भरा पड़ा है विद अ वेरी इंटेंस प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम से, किसी स्ट्रेस से, किसी वजह से, ठीक है, वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, वो मानसिक तरीके से आप कहीं और भी इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है, तो और फिजिकली आप यहाँ पर बैठे हो, है ना, तो वो चीज हो जाती है, तो वो आपका साइकोलॉजिकल नॉइज कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सेमेटिक नॉइज। सेमेटिक नॉइज क्या होता है, सेमेटिक नॉइज का मतलब होता है अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण शोर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अर्थपूर्ण शोर क्या होता है, अर्थपूर्ण शोर होता है सेमेटिक नॉइज, जिसको हम कहते हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी लिंग्विस्टिक मीन्स कुछ ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जो आपकी समझ से बाहर होते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं परिभाषिक शब्दावली, परिभाषिक शब्दावली की ही बात यहाँ पर कह रहे हैं, सेमेटिक नॉइज जो मतलब वैसे तो उसको अर्थपूर्ण शोर कहा जाता है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि परिभाषिक शब्दावली क्या होती है, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो शब्द जो है बिल्कुल आपने सुने नहीं होते, सिर्फ वही लोग उस चीज से फैमिलियर होते हैं जो लोग उस लाइन में होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे पढ़े होंगे, बायोलॉजी के अंदर भी बहुत कुछ चीजें होती है ना, तो उसके अंदर उसने कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया होगा, ऐसे शब्दों को पढ़ा होगा, या टेंड्रिल वर्ड मैं आपको बोल दूं तो आपको नहीं पता होगा उसका मीनिंग, ठीक है, तो कोई बायोलॉजिकल स्टूडेंट होगा तो वो जाहिर सी बात है उसका मीनिंग बता देगा, ये टेंड्रिल का मतलब तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर कोई जो है सोशल साइंस से रिगार्डिंग कोई स्टूडेंट है, या पॉलिटिकल साइंस का कोई बच्चा है, उसने किसी शब्द का प्रयोग कर दिया, कोल्ड वॉर क्या है, नहीं पता भैया बाकियों को कोल्ड वॉर क्या है ना, लेकिन उस बच्चे को पता होगा उस चीज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें ऐसी शब्दावली भी कभी कभी यहाँ पर हमें उन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो शब्दावली से बच्चे फैमिलियर नहीं है या लोग फैमिलियर नहीं है, हमें हमेशा नॉर्मल सिंपल जो लैंग्वेज होती है उसका यूज करना चाहिए, ताकि वो सबको समझ में
आ सके। अगर मैं आपसे नॉर्मल हिंदी में यहाँ पर बात करूंगी, अच्छे से बात करूंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी, हिंदी में बताऊंगी, बट नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करूंगी तो आपको वो अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर मैं बिल्कुल ही प्रॉपरली आपको बिल्कुल अपनी लैंग्वेज भी डाल रही हूँ और मैं कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रही हूँ जो आपको आप जिससे फैमिलियर नहीं हो, तो वो चीज आपकी यहाँ पर संप्रेक्षण में क्या बांधा का काम करेगी। ठीक है, संप्रेक्षण में यहाँ पे बांधा का आपका यहाँ पे काम करेगी ये। तो सेमेटिक नॉइज क्या होता है, इट इज अकर्स व्हेन द वर्ड देमसेल्व्स आर नॉट मैच्योर अंडरस्टैंड। जब जब कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता वर्ड्स को, तो वो चीज आपका यहाँ सेमेटिक का काम करती है, मतलब अर्थपूर्ण। आप उसका अर्थ नहीं समझ पाते ना, आप उसका अर्थ अच्छे से समझ नहीं पाओगे। सो ऑथर समटाइम्स क्रिएट सेमेटिक नॉइज। यहाँ पे ऑथर क्या करता है, जो एक पॉइंट होता है या ऑथर होता है, वो क्या करता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि जहां पर हमें कुछ कुछ शब्द जो है वो समझ में नहीं आते, फिर हमें डिक्शनरी निकाल के ढूंढना पड़ता है इसका मीनिंग क्या है। सो बाय यूजिंग अ जॉर्गन हो गया या अवॉइडेबल टेक्निकल लैंग्वेज, तो हमें कुछ टेक्निकल जो लैंग्वेज होती है ना, उनका यूज यहाँ पर कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनका यूज करेंगे तो एक तरीके से हमें बात उनकी क्लियरली समझ में नहीं आएगी, तो वो भी एक सेमेटिक नॉइज का काम करते हैं। तो संप्रेक्षण में हमें सिंपल सोबर लैंग्वेज का यूज जो है वो करना चाहिए, भाषा का प्रयोग करना चाहिए। समझ आया? आई होप इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी मैंने आपको समझाया हिंदी में भी है, तो आप पढ़ लेना। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस का पता चलता रहे, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, पेपर 1 पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर करवाया जा रहा है। पीडीएफ आपको ऑलरेडी दी जा रही है। 8 बजे की रोज की रेगुलर क्लासेस होती है। और क्या चाहिए भैया? फर्स्ट पेपर पढ़िए, सेकंड पेपर भी करवा देंगे, ठीक है? तो बाकी किसी को हेल्प चाहिए होगी तो जरूर, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। सो चलिए ठीक है, फिर बाय। अब अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो कम्युनिकेशन चल रहा है, उसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।